नमस्कार, हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू द लास्ट वीडियो ऑफ यूनिट 5 इन द स्पेक्टेकुलर कोर्स इंग्लिश ग्रामर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, वी थिंक ऑफ ग्रामर, बट हाउ डू वी असेस दैट? So there is one very common and very significant aspect of judging that, and that comes through common errors. तो आज का जो ये हमारा वीडियो है, that is completely dedicated to identifying errors. एक चीज आप हमेशा याद रखिए, ये जो कॉमन एरर्स, स्पॉटिंग दी एरर्स, कई तरह के नामों के साथ ये टॉपिक आ सकता है। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ योर एग्जामिनर्स। मैंने ऐसे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर्स देखे हैं, इंटरनेशनल एग्जाम्स के पेपर्स देखे हैं, जहाँ पे योर नॉलेज ऑफ ग्रामर इज जज्ड बाय गिविंग यू दीज कॉमन एरर्स। या तो आपको स्पॉट करना होता है, कई बार आपको उसको करेक्ट करना होता है। इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस यू गेट मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मल्टीपल आंसर्स जिसमें होते हैं, यू हैव टू जस्ट टिक मार्क, और किसी एक सेंटेंस में गलती होती है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। सो वॉट एवर इट इज, एक चीज और आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी, देर इज नो वे दैट यू कैन एक्चुअली लर्न कॉमन एरर्स बाय वॉचिंग वन और टू वीडियोज। ये जो कॉमन एरर्स है, दिस इज एक्चुअली द सी ऑफ योर नॉलेज, और उसमें से कुछ कुछ हम लोग एस्पेक्ट्स उठाते हैं। आपके बेसिक्स की हिसाब से सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं, और उनको जज करने के लिए आपके पास जो एग्जाम्पल्स आते हैं वही आपकी नॉलेज है, दैट इज बीइंग जज्ड। सो अगर आप ये सोचते हैं कि इस तरह के वीडियोस देके कॉमन एरर्स पे आपकी मास्टरी हो जाएगी, आई रियली वांट टू क्लैरिफाई, ऐसा नहीं होगा। कॉमन एरर्स का कोई तरीका नहीं है, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू हैव योर बेस्ट प्रैक्टिस। आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो आज का जो वीडियो है, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ऑल द ग्रामर टॉपिक्स दैट यू हैव स्टडीड इन। हम अपने इस लेसन के 5वें हफ्ते के पड़ाव पर हैं। तो पिछले 4 हफ्तों में आपने कुछ ग्रामर के टॉपिक्स पढ़े हैं। So let me test आपको कितना आ रहा है। What I have done is I am giving you 2 patterns today. देखिए, क्वेश्चंस जो आते हैं वो कई तरह के पैटर्न्स में आ सकते हैं, बिकॉज वी हैव पॉसिटी ऑफ टाइम। सो आज मैं आपके पास 2 तरह के पैटर्न्स लेके आई हूँ, और आई एम गोइंग टू गिव यू सम आइडिया कि जब आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हाउ आर यू गोइंग टू अटेम्प्ट दीज, राइट? सो लेट्स मूव विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमारे पास पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, पहला पैटर्न जिसको हम बोल रहे हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू हैव 2 पैटर्न टुडे। पैटर्न नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस हैं, पैटर्न नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस हैं, एंड वील सी कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दैट। देखिए, पहला पैटर्न कहता है रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे इन्होंने सेंटेंस के टुकड़े कर दिए, एक ऑप्शन आपको और लास्ट में दे दिया विच इज नो एरर। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड आउट, इस सेंटेंस के टुकड़ों को दिमाग में जोड़ के आपको देखना है कहाँ गलती हो रही है। लेट्स रीड देम वन बाय वन। नन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास स्कोर्ड बिलो द गिवन कट ऑफ मार्क्स। 5वां ऑप्शन है नो एरर। या तो इन 4 में कोई एरर है या फिर ये एरर नहीं है। जब मैं सेंटेंस को देखती हूँ तो पहला पार्ट कहता है नन ऑफ द स्टूडेंट, और मुझे फटाफट अपनी गलती दिख जाती है। जो एरर आ रहा है वो फर्स्ट पार्ट में ही आ रहा है। कैसे? जब भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि जब भी हम नन, एवरीवन, इस तरह की चीजें पढ़ते हैं, नन का मतलब होता है एक भी नहीं, और एक भी नहीं का मतलब होता है बहुत सारे होंगे उसमें से एक भी नहीं। तो यहाँ पे क्या गलती दिख रही है? नन ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे होना चाहिए था नन ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स एंड नॉट इवन वन आउट ऑफ ऑल हैज स्कोर्ड बिलो द गिवन कट ऑफ मार्क्स। सो नन के साथ जो नाउन आना चाहिए, दैट हैज टू बी प्लूरल, and that is why, so if my basics are right about subject verb agreement, I can do this. Second question, most people like to rest after a day's hard work. बहुत सारे लोगों को पूरे दिन काम करने के बाद रेस्ट चाहिए, बट ही सीम्स टू हैव एन इनएग्जॉस्टिव सप्लाई। इनएग्जॉस्टिव का मतलब ये होता है जो रुकती नहीं है, अनलिमिटेड, एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एनर्जी। नाउ अगर इस सेंटेंस का मीनिंग देखें तो ये है कि बहुत सारे लोगों को रेस्ट चाहिए बट उसको नहीं था। सो मीनिंग वाइज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो मीनिंग के थ्रू हम पकड़ पाते हैं, कुछ एरर्स स्ट्रक्चर्स के थ्रू पकड़ पाते हैं। यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग, अब जब पहली बार में समझ में नहीं आएगा तो हम सारी चीजों पे ध्यान देंगे। देखिए, मोस्ट पीपल लाइक टू, तो यहाँ मुझे दिखा ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। रेस्ट आफ्टर, ये रेस्ट भी वर्ब है, ये भी प्रेजेंट टेंस में आया, बट ही सीम टू हैव, एंड दिस सीम्ड टू हैव कम्स इन पास्ट टेंस। सो एज अ रूल प्रेजेंट एंड पास्ट डोंट गो टुगेदर। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ है
तो वो पास्ट दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट में हो सकता है, वो फ्यूचर में भी हो सकता है, बट प्रेजेंट एंड पास्ट का कॉम्बिनेशन नहीं होता. दैट इज वाई क्लियरली द आंसर इज दिस. सो वेयर इज द मिस्टेक? द मिस्टेक इज हियर, सीम्ड के साथ. द मिस्टेक इज विथ सीम्ड. वाई? बिकॉज प्रेजेंट से स्टार्ट हुआ, आगे भी प्रेजेंट की बात कर रहा है, एंड देन इट स्विचेस टू पास्ट टेंस, राइट? तो इस तरह की यू हैव टू कीप योर आईज ओपन. यू हैव टू बेसिकली वर्ब्स को देखिए, नाउन्स को देखिए, क्या नाउन और वर्ब का तालमेल बैठ रहा है, क्या टेंसेज एक ही ऑर्डर में आ रहे हैं. आपने जब टेंसेज पढ़े थे आपने जरूर पढ़ा होगा दैट टेंसेज फॉलो एन ऑर्डर. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड. नेक्स्ट एग्जांपल, read each sentence to find out whether there is any grammatical error. A non-banking financial company. सब्जेक्ट हमें मिल गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ फाइनेंशियल. तो यहाँ पे ये सिंगुलर है, ये वर्ब भी सिंगुलर है, तो ये गलती नहीं है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलरली टू अ बैंक बट इट कैन नॉट इशू चेक बुक्स टू कस्टमर्स. तो जो पिछले सेंटेंस में हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में ही होना चाहिए, वो तो इसमें हमें दिख रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे टेंसेस की गलती नहीं है. सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, उसकी भी गलती नहीं है. अब कहाँ गलती है? दोबारा पढ़ते हैं. अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलरली टू अ बैंक. सुनने में अटपटा लग रहा है, क्या होना चाहिए? यस, यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक. देखिए सिमिलरली, ये जो ली वाले वर्ड्स होते हैं ये एडवर्ब्स होते हैं. ओके, एंड एडवर्ब्स कब आते हैं? जब कोई एक्शन हुआ हो. यहाँ तो कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी इस तरह की कंपनी होती है, तो एक्शन तो हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे एडवर्ब कैसे लग गया? एडवर्ब नहीं आना चाहिए, यहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए. तो इंस्टेड ऑफ सिमिलरली वी शुड हैव सेड इट इज सिमिलर टू अ बैंक. सो क्लियरली द एरर लाइज इन द सेकेंड पार्ट. ओके, आई होप यू आर गेटिंग. यहाँ पे गलती किसकी आई? एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना. नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज टर्न्ड आउट टू बी one of our most successful projects and we have made quite a large profit from it. सब्जेक्ट ठीक है, वर्ब ठीक है, टेंसेस ठीक है. लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे. नाउ दिस, ये इसका मीनिंग देखिए. कई बार क्या होता है, स्ट्रक्चर से हमें समझ में नहीं आएगा, वी आर नॉट एबल टू गेट इट थ्रू द स्ट्रक्चर. अगर आपको स्ट्रक्चर ठीक लगे तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज इट ट्राइंग टू से. तो ये कह रहा है कि हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए और उसमें अब तक का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट ये है. नाउ द फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज टर्न्ड आउट टू बी. यहाँ पे जो हमने इज लगाया ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, एंड इज लगाने के बाद हमने उसको रेगुलरली कह दिया कि हमेशा ही ऐसा होता है, जबकि मीनिंग कह रहा है कि हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं एंड वी हैव मेड, एक हैव वाला टेंस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और ऊपर हमने उसको सिंपल प्रेजेंट कर दिया. तो कहीं ना कहीं टेंसेस का डिसऑर्डर हो रहा है. तो यहाँ पे होना चाहिए दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है. अगर आप बोले दिस इज टर्न्ड आउट टू बी, इसका मतलब ये हमेशा होता है, इट इज इट्स रेगुलरली. बट ये वो मीनिंग नहीं है जो आपका सेंटेंस कह रहा है. योर मीनिंग इज ट्राइंग टू से दैट दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी. दैट मीन्स वी हैव मेड अ प्रॉफिट आउट ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स, दिस वन हैज बीन द मोस्ट सक्सेसफुल. तो यहाँ पे अगेन वी सी दैट टेंसेस का जो एक लिंक है वो नहीं बन पा रहा. व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि कोई चीज है जो अभी भी हुई है, whereas the first one says कि ऐसा हमेशा होता है. So that is why it is a clear cut error. My answer goes with this is turned out to be. I hope you are getting it. चलिए आगे बढ़ते हैं. Read each sentence. Okay, देखते हैं. We have been under a lot of pressure to open 50 new stores by the ending of this year. हम पे बहुत प्रेशर है, हमें कब तक खोलना है? इस ईयर के एंड तक. यहाँ पे क्लियर कट वेरी सिंपल स्ट्रक्चर दिख रहा है. एक फ्रेज होता है बाय द एंड, बाय द एंडिंग नहीं होता. बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर डे, बाय द एंड ऑफ दिस डे. एक काम है जो आज शाम तक खत्म करना है, सो बाय द एंड होता है. बाय द एंडिंग इज अ रॉन्ग फ्रेज. सो क्लियरली अगर आप बहुत अंग्रेजी पढ़ते हैं, आप अपने टेंसेस को दोहराते रहते हैं, कि बाय द एंड जो होता है ना, ये फ्यूचर परफेक्ट के लिए होता है कि उस समय तक ये काम हो जाना चाहिए. सो बाय द एंडिंग इज ऑड, ऐसा हमने नहीं सुना. तो बाय द एंडिंग की वजह से ये जो आपका थर्ड पार्ट है, सॉरी फोर्थ पार्ट है, दिस हैज एन एरर. चलिए नेक्स्ट, डिस्पाइट द मर्जर. मर्जर मतलब कि एयरलाइंस जो थी वो किसी के संग मिक्स हो गई. द एयरलाइन हैज रिपोर्टेड साइजेबल लॉसेस, मतलब बहुत बहुत लॉस हुआ है, एंड इज अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉइज. पहली बार देखें तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं लगी, क्योंकि कोई मर्जर हुआ था. उसके बावजूद भी एयरलाइंस ने ये रिपोर्ट किया है कि भाई हमें बहुत लॉस हुआ और हम अपने एम्प्लॉयज को हम पे नहीं कर पा रहे.
तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, पे नहीं कर पा रहे, क्या पे नहीं कर पा रहे? देखिए ये जो पे है ना, पे, दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। जब हमने वर्ब्स पढ़े थे तो हमने देखा था दैट वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। सो हम किसी को रेस्पेक्ट देते हैं, सो वी पे होमेज, वी पे सैलरी, वी पे मनी, वी पे टैक्सेस। ओके, तो पे के साथ हमेशा कुछ ना कुछ तो आप लगाते हैं ना, यहाँ पे वो चीज मिसिंग है। तो यहाँ पे होना चाहिए या तो सैलरी या आप मनी लिख दीजिए, कुछ भी। सो दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज क्लियरली मिसिंग हियर, दैट इज वाई इट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, so I will mark this part that has an error. ट्रांजिटिव वर्ब्स, intransitive verbs, गलती सामने आ गई। अगर हमारे रूल्स क्लियर हैं तो हमें हर गलती आराम से पकड़ में आएगी। आपने देखा होगा ये क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं है, दीज आर वेरी सिंपल। द ओनली थिंग दैट इज बीइंग टेस्टेड इज हाउ क्लियर यू आर, आपको रूल्स कितने अच्छे से याद हैं। एंड रूल्स को हमें रटना नहीं है। आई विल नेवर एडवोकेट कि आप ग्रामर की बुक लेके बैठे। रूल्स, सॉल्व दीज एक्सरसाइजेस दिन के कम से कम 20, 25, 50 और मे बी 100 इफ यू रियली हैव टाइम फॉर दैट। जितनी ये प्रैक्टिस करते हैं उतने ही रूल्स, बट साथ ही साथ उन रूल्स का कुछ एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलना चाहिए। अपने हिंट से या अपने इंट्यूशन से करेंगे तो फिर एक्यूरेसी कम होगी। नेक्स्ट, वी हैव रिसेंटली बिगैन एम्प्लॉइंग मोर इंश्योरेंस एजेंट फॉर आर नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांचेस। नॉर्थ ईस्ट में कुछ ब्रांचेस खुली है, मे बी बैंक की या किसी भी चीज की कुछ ब्रांचेस खुली है, और उसके लिए हमने लोगों को हायर करना शुरू कर दिया है। देखते ही क्लियरली समझ में आ रहा है क्या है, स्ट्रक्चर की गलती है। जहां पे हम हैव यूज करते हैं वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बिगैन। वाई? बिकॉज देर आर थ्री फॉर्म्स। बिगिन फर्स्ट होता है, फिर आता है बिगैन, और लास्ट में होता है बिगन। सो हैव के साथ मुझे यूज करना था बिगन, but I have used began. That is why which part has an error? The error is there in the first part. If I know the rules, have के साथ third form लगना है, and I know the three forms of verb, I can very easily make out that this part has the problem. Next देखते हैं, with a view to avoid another caste conflict, the administration has deployed additional police force in the village. It's one of the simplest ones on this exercise. और अगर मैं आपको 10 seconds दूं तो I hope that you are able to judge where is the error. Why? Because this is actually like this only. यहाँ पे देखिए, the administration has, ये has तो सही लग गया because administration is counted singular here, तो हमने has लगाया. But in the previous question we also discussed that has or have perfect tenses take third form of the verb. और यहाँ पे क्या हुआ, deploy. This has to be deployed. मोस्ट ऑफ द टाइम्स थोड़े से वर्ड्स इधर उधर ऐसे डाल दिए जाते हैं जो आपको कंफ्यूज कर दें। तो अगर आपको डिप्लॉय का मीनिंग नहीं पता तो आप उस डिप्लॉय पे इतना ध्यान नहीं देंगे। बट एक चीज ध्यान रखिए, इवन इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ दिस डिप्लॉय, आप इस स्ट्रक्चर को समझें। एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा सब्जेक्ट है, हैज आ गया, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब आ गया, और इसके बाद अब मेन वर्ब आना चाहिए। तो इवन अगर मुझे डिप्लॉय का मतलब भी नहीं पता तो मुझे ये तो पता है कि ये वर्ब हो गया। ओके, और इससे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ यूज हो रहा है। सो इवन इफ यू डू नॉट नो व्हाट डज डिप्लॉय मीन, यू शुड एटलीस्ट नो दैट दिस इज अ वर्ब। और हैज के साथ बिकॉज थर्ड फॉर्म यूज होती है तो यहाँ पे तो ईडी नहीं लगा है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं लगा है, दैट इज वाई इट इज द रॉन्ग सेंटेंस। योर एग्जामिनर्स विल डेलिबरेटली पर्पसली डू ऑल दीज थिंग्स, कि कुछ कुछ इधर उधर ऐसे शब्द डालेंगे जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं, आप उस शब्द के मीनिंग में पड़ जाएं, ढूंढने में पड़ जाएं, और आपको स्ट्रक्चर से आपका ध्यान हट जाता है। So those who can understand the structure, subject है, helping verb है, main verb है, main verb third form में आना चाहिए, they will not bother deploy का meaning आता है या नहीं आता। So this is also one of the tricks that you can follow. अब देखिए, अब हम बढ़ रहे हैं पैटर्न नंबर 2 पे। तो अभी तक हमने जो सेंटेंसेस देखे वहां पे क्या हो रहा था, the sentences were divided into parts और हमें उस एक पर्टिकुलर सेंटेंस पे टिक करना था। Now in this pattern what we do is, यहाँ पे सेंटेंसेस ऊपर लिखा हुआ है and each sentence has been divided into 1, 2, 3, 4 parts. Fourth is no error. So basically the sentence has 3 parts. जिस भी पार्ट में गड़बड़ है वहां पे आपको टिक लगाना है। So you have to, यहाँ पे क्या हो जाता है, you may get confused कि 1 ये वाला है, सपोज आपको लगा कि 1 में गलती है बट आप कंफ्यूज हो गए, आपने ध्यान से नहीं देखा।
सो वन आ रहा है सेंटेंस खत्म, उस फ्रेज के खत्म होने के बाद. So this is first, this is second, this is third. इस चीज का बहुत ध्यान रखिए. A lot of students commit this mistake. They don't pay attention कौन से पार्ट में क्या लिखा हुआ है और आंसर आते हुए भी वो गलत कर देते हैं. We need to avoid all these silly mistakes. One of my desires are to become a doctor. No error. हमने देखा था कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी प्लूरल होता है. तो यहाँ पे डिजायर्स है तो आर लगना ठीक है. बट ध्यान से देखिए, वन ऑफ माई डिजायर्स, यहाँ पे सब्जेक्ट डिजायर्स की बात नहीं कर रहा है. यहाँ पे सब्जेक्ट कह रहा है मेरी बहुत सारी डिजायर्स है, उनमें से एक ये है. तो इट्स टॉकिंग अबाउट वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गेटिंग मैरिड. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से एक की शादी हो रही है, सारे दोस्तों की नहीं हो रही है. सो इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आर लगा दिया गया है. क्लियरली इट इज अ मिस्टेक. सो मैं टू को टिक लगा रही हूँ. यू मे हैव OMR शीट, यू मे हैव अदर फीचर्स जिसमें आपको इंडिकेट करना होगा हाउ टू मार्क द मिस्टेक, वो आप एग्जाम में देखिए. बट यहाँ पे हमें पता चल गया वन ऑफ द के साथ सिंगुलर आना चाहिए था, यूज हुआ है प्लूरल, दैट इज व्हाई द मिस्टेक. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर अ न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट. आर्टिकल्स, हमने जब आर्टिकल्स पढ़े थे तो एक रूल हमने पढ़ा था दैट वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल विथ फूड आइटम्स. Like I do not take a tea. I take tea in the morning. I like to have coffee. I do not like to have a coffee. तो जब a tea, a coffee नहीं होती तो ये a milk कैसे हो गया? Sometimes you know people think कि एकदम शुरुआत में गलती थोड़ी ना होगी, थोड़ा सा आगे चल के होगी, कंफ्यूज करेंगे. बट यहाँ बिल्कुल क्लियरली नंबर वन ये पढ़ते, अगर मेरे आर्टिकल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. बिकॉज क्लियर कट एक सेंटेंस में एक गलती मांगी है, वो मुझे मिल गई. बट आई हैव टू बी वेरी श्योर. श्योरिटी कब आएगी, जब आप अपने लेसन्स को दोहराएंगे. व्हेन यू एक्चुअली रिवाइज योर रूल्स, यू शुड नो द रूल्स, देन ओनली यू कैन स्पॉट एनी एरर्स. नेक्स्ट. माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ये क्वेश्चन है. हमने पढ़ा था कि आपका अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल होगा. यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं, माय ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ. बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन रूल भी हमने पढ़ा था कि अगर कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं एज वेल एज, अलोंग विद, तो हमें उस विद वाली पार्ट को काउंट नहीं करना है. हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ अपना जो मेन सब्जेक्ट है उसी पे ध्यान देना है. तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने इस विद को भी काउंट कर लिया और प्लूरल लगा दिया. Whereas the rule says along with, as well as, इस टाइप की चीजों पे ध्यान मत दीजिए. लुक एट द सब्जेक्ट जो शुरुआत में आ रहा है. तो बिकॉज वर्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वॉज होना चाहिए. दैट इज वाई आई विल मार्क टू एज रॉन्ग. ये जो टू है ये गलत है. ओके, सो दिस रिलेट्स टू योर सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ पीपल डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल दे विल बी स्टॉप्ड एंड हैव टू पे अ फाइन. कंडीशनल सेंटेंस का ये आपके पास केस आ रहा है. यहाँ पे दो दो क्लॉजेज आ रहे हैं. क्लॉजेज हमने पढ़े हुए हैं, सेंटेंसेस पढ़े हुए हैं. इफ पीपल डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल दे विल बी स्टॉप. कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं कि देयर आर टू क्लॉजेस. इफ क्लॉज है, मेन क्लॉज है. अगर इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है तो आगे के क्लॉज में आपको विल प्लस फर्स्ट फॉर्म. कैसे यहाँ दिख रहा है, इफ पीपल डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल, ये आपका इफ क्लॉज है क्योंकि इफ का पार्ट है. आगे वाले पार्ट में जो आएगा सब्जेक्ट वर्ब वो विल यूज करेगा. They will be stopped. Okay? बट यहाँ तो हमारा सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, हमारे पास एक और वर्ब आ रहा है, एक और एक्सटेंशन आ रहा है और आप देखेंगे यहाँ तो विल यूज ही नहीं हुआ. सो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि एक पार्ट में आपने विल यूज किया, दूसरे में आपने दूसरा टेंस यूज कर दिया. रूल सेज इफ पार्ट में अगर सिंपल प्रेजेंट है तो आगे आपको विल प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करना है. यहाँ पे होना चाहिए था विल हैव. विल हैव क्यों होना चाहिए था, क्योंकि ये इस विल से मैच करना चाहिए. आपने टेंसेस को ब्रेक कर दिया, आपने टेंसेस को तोड़ दिया, आपने टेंसेस को अपने हिसाब से फिट कर दिया. ये नहीं होना चाहिए. तो कौन से पार्ट में गलती आ रही है, थर्ड पार्ट. ओके, तो देखिए कितनी छोटी छोटी सी चीजें हैं, वेरी बेसिक, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं. बट सिर्फ क्योंकि प्रैक्टिस की कमी होती है वी टेंड टू ओवरलुक. ओके, और क्योंकि सारी ग्रामर एक साथ मिक्स होके आ जाती है so that is why we get confused. Okay, I told him that we enjoyed very much at the party. दिखने में बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस मिलता है क्योंकि हम कई बार बोलते हैं I enjoyed there, I enjoyed that. Okay, but enjoy वर्ड जो होता है अगेन ट्रांजिटिव वर्ब है.
ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, इवन बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने वालों से भी मैंने ये सुना है। एंजॉय इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब दैट रिक्वायर्स समथिंग। तो आई एंजॉयड द पार्टी होता तो ठीक था, पर कई बार ऐसा बोलते हैं ना, अरे मुझे बहुत मजा आया या हमें बहुत मजा आया, तो भी आपको एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। आई टोल्ड हिम दैट वी इंजॉयड, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगाना था, हमें बहुत मजा आया, तो हम ये लिख सकते हैं वी इंजॉयड आवरसेल्व्स very much at the party. Because transitive verb आया and the transitive verb does not show any verb, any object, that is why it is a mistake. कौन से पार्ट में मिस्टेक आई है? Yes, right, it's second part. Okay, चलिए। Her dress is more beautiful than her sister. ये भी इस तरह का एक सेंटेंस है which I have seen at multiple places. बहुत सारी जगह ऐसी चीज दिखती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडजेक्टिव्स दिख रहे हैं, एडजेक्टिव्स इन द कंपैरिजन ऑर्डर। अब जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, सो देयर हैज टू बी सिमिलैरिटी। ओके, इस सेंटेंस को देखेंगे तो आपको लगेगा मैम ठीक है, बिल्कुल, क्या गलती है इसके अंदर? गलती है, हर ड्रेस इज मोर ब्यूटीफुल। ओके, तो अगर मीनिंग के तौर पे देखें तो कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है? उसकी ड्रेस और उसकी बहन की ड्रेस में। यहाँ पे आपका सेंटेंस क्या लिख रहा है? हर ड्रेस इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। देन हर सिस्टर का मतलब हुआ कि उसकी ड्रेस उसकी बहन से ज्यादा सुंदर है। ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया ना। दिस काइंड ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन एम्बिगुअस सेंटेंस, जहां पे वी आर नॉट एबल टू मेक आउट कि कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है। तो आप इस एम्बिग्विटी को दूर कैसे करेंगे, इस कंफ्यूजन को दूर कैसे करेंगे? हर ड्रेस इज मोर ब्यूटीफुल देन, ये दैट ऑफ लगाइए। दैट ऑफ लगाने से ये पता चलेगा दैट कंपैरिजन इज हैपनिंग बिटवीन टू ड्रेसेस एंड नॉट बिटवीन अ ड्रेस एंड अ ह्यूमन बीइंग। दैट ऑफ का मतलब है उसकी बहन की जो ड्रेस है उससे इसकी ड्रेस ज्यादा सुंदर है। सो दिस एम्बिग्विटी नीड्स टू बी रिमूव्ड। तो कौन से पार्ट में गलती आई? विच पार्ट ऑफ दिस हैज एन एरर? इट इज सी। वाई? बिकॉज ऐसे बहुत सेंटेंसेस आपकी नजर में आएंगे। अगर दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, प्लीज बी वेरी केयरफुल। अगर आपको लगता है कि एक ऑब्जेक्ट और एक ह्यूमन के बीच में कंपैरिजन हो गया, तो दोनों को दैन दैट ऑफ करके सिमिलर प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। So these were a few examples. See, common errors can be endless. There can be one entire course on common errors. अगर आपको अच्छा लगेगा so we'll definitely propose, we'll bring such more lessons in the future. But एक वीडियो में हम बहुत कवर नहीं कर सकते। And as I said, if you really want to ace, if you really want to be perfect in this kind of a thing, please revise your rules, have more practice. और कहीं भी आपको कुछ डाउट हो, please contact your teachers. We are always there to help you. So with this, our week number 5 comes to an end. With this, we'll be beginning with week number 6, and that will be the last part of your video. So all the best. I hope you do well in your exams and you score really well. आपको अपनी इच्छाओं की पूरी पूर्ति मिले, आप जो चाहते हैं जीवन में वो कर पाएं। With this, your Neha ma'am says bye. Goodbye, dear students. See you again.